नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार के इस्तीफा देने वाले जो लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी विधायक आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके अलावा बीएसपी और कांग्रेस के कई बागी भी आज सपा के साथ हो लिए। पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 समर्थक मंत्रियों और विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी थी। इनमें धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर, मुकेश वर्मा, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य शामिल हैं। मंत्री पद छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान अलग से 16 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता लेंगे। सपा में शामिल होने के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है कि वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है। नींद ही नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं, क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं और योगी जी से कैच छूट गया। और जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। और बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कहा कि वंशवाद और परिवार की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था।
गाजीपुर फूल मंडी में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। जब ये पता चला कि बैग में आईईडी से लैस एक बम है तो पूरी मंडी खाली करा ली गई। एनएसजी और बम स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया। इसके बाद पास में ही एक बड़ा गड्ढा करके कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए बम को नाकाम कर दिया गया। इस वक्त हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गाजीपुर मंडी के बाहर मौजूद है, जहां पर आज तकरीबन दोपहर में 1:30 बजे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा एक कंट्रोल धमाका किया गया। धमाका इसलिए किया गया क्योंकि तकरीबन 9:30 बजे सुबह मकर संक्रांति के दिन जब बहुत सारे लोग फूल मालाएं यहां पर लेने के लिए आते हैं, क्योंकि एक फलों की, सब्जियों की और फूलों की का थोक बाजार है। यहाँ पर एक व्यक्ति स्कूटी पर सामान लेने के लिए आए थे। जब वे सामान लेकर लौटे तो उन्हें अपनी स्कूटी के ऊपर एक बैग पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद उन्होंने उसे उठाकर रख दिया। वहाँ पर आसपास के दुकानदारों को उन्होंने ये बताया कि ये बैग उनका नहीं है, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आते ही इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया, सील कर दिया और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, फायर टेंडर्स यहाँ बुलाए गए और इस वक्त भी ये पूरा एरिया सील करके रखा गया है और यहाँ पर जाँच चल रही है कि कोई और यहाँ पर एक्सप्लोजिव डिवाइस तो नहीं है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे कॉल करने के बाद 3-4 घंटे तक यहाँ पर पूरा का पूरा स्कैन हुआ इस इलाके में और उसके बाद एक कंट्रोल धमाका किया गया। 8 फुट गहरा गड्ढा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा खोदा गया, जिसके बाद उस बैग को उठाकर उस गड्ढे के अंदर रखा गया, जिसके बाद ये कंट्रोल धमाका किया गया। कंट्रोल धमाका इसलिए किया जाता है ताकि जान माल का किसी तरह से लोगों को नुकसान ना हो और ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आता है, जिसकी जो एक कारण था यहाँ पर एक कंट्रोल धमाका किया गया। अगर आई विटनेसेस की बात माने, चश्मदीदों की बात माने तो लोगों का ये कहना है कि सुबह तकरीबन कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और जब ये बैग मिला तो पूरे इलाके में हड़कंप हो गया। अगर बात की जाए कि कितना खतरनाक ये आज का जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ वो था, तो महज कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कई सारे लोग कई सारे फेजेस में जाकर मतदान करेंगे और ऐसे में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक धमाका होना, एक बम का पाया जाना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है और एक बहुत बड़ी खतरे की चेतावनी की घंटी भी। अब अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस की तो इस वक्त उस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। ये जाँच की जा रही है कि कौन यहाँ पर वो एक्सप्लोजिव डिवाइस लेकर आया और दिल्ली पुलिस द्वारा एक्सप्लोजन एक्ट के तहत एक्सप्लोजन एक्ट की धाराओं के तहत केस भी एक रजिस्टर किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा। तो जहां एक तरफ ये एक बहुत खतरनाक और बहुत चिंताजनक बात वाकया आज हुआ, इस बात का भी प्रोब किया जाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आईडी यहाँ पर लाकर रखा गया और महज चुनाव से पहले क्यों यहाँ पर किस तरह से और क्या मंशा थी जिन लोगों ने यहाँ पर बम रखा वो यहाँ पर लाने की। और अगर आज यहाँ पर दुकानदार जो थे वो सचेत ना होते तो जान माल का एक बड़ा नुकसान होने की संभावना भी थी। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। तीन दशक से दिल छू लेने वाली खबरें करने वाले और समाज को अपने अनूठे ढंग से समझने समझाने वाले सबसे विशिष्ट और विश्वसनीय आवाजों में एक हमारे चहेते कमाल खान आज नहीं रहे। कल तक वे सक्रिय थे, लेकिन आज सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका देहावसान हो गया। ये हम सब के लिए गहरे शोक की घड़ी है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी कमाल खान को श्रद्धांजलि दी।
कमाल खान हमारे बीच नहीं रहे, सभी को उनकी दिल के छू देने वाली खबरें याद आ रही हैं। हम आपको दिखाते हैं कमाल खान के कुछ पीस टू कैमरा। लखनऊ सिर्फ वही नहीं है जो हमने चौंधरी का चांद, उमराव जान, पाकीज़ा, पालकी, मेरे हुजूर और शतरंज के खिलाड़ी में देखा है। लखनऊ उससे कहीं आगे निकल गया है, उसकी खुशबू वही है, लेकिन लखनऊ लिबास बदल रहा है। हमारी गाड़ी प्रदर्शन से थोड़ी दूर खड़ी हुई थी, गाड़ी के ऊपर प्रेस भी लिखा हुआ है, एनडीटीवी का स्टिकर भी लगा हुआ है, ड्राइवर भी मौजूद था। हमारे ड्राइवर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई की, गाड़ी से खींच के उसको ढकेल दिया। गाड़ी की छत आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कम से कम 15 भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चढ़े हुए थे, जो डंडों से, गुम्मों से और जूतों से इसको कुचल रहे थे। गाड़ी का कोई भी शीशा सलामत नहीं बचा है, उसको पूरी तरह तोड़ के बर्बाद कर दिया। ये बताने के लिए हमने बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी फ़ोन किया कि अगर वो अपने किसी कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं कि वो हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक मत करें, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, लेकिन हम तो कवरेज करने के लिए आए हैं। बीजेपी दफ्तर से गुम्मेबाजी हो रही है, हमारे पास हेलमेट भी नहीं है, हम हैं मीडिया के लोग तो यहाँ जान हथेली पे लेकर के इस तरह के पथराव, लाठीचार्ज के बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कैफी आज़मी ने कल्पना की है कि भगवान राम 6 दिसंबर 1992 को वनवास से लौट के अयोध्या पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि राम वनवास से लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, रक़्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। पाँव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नज़र आए वहाँ खून के गहरे धब्बे, पाँव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फ़िज़ा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। 25 साल बाद अब ये तय हो पाया है कि आडवाणी जी, जोशी जी वगैरह के ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलेगा। अगर ये साबित हो जाता है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में, तो देखना होगा कि ऊपर की अदालतों में अभी इस मुकदमे को कितना वक्त लगता है। बहरहाल अभी एक शुरुआत है। कहते हैं कि भगवान राम जब अपना साम्राज्य छोड़ के जंगल गए तो उनके चेहरे पे कोई शिकन ना थी, और जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो कोई खुशी से फूले नहीं समाये, इसीलिए वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लेकिन आज उनकी अयोध्या में कहावत बहुत मशहूर है कि चरण दबा के संत बने हैं, गला दबा के महंत। काश अयोध्या के संत इस कहावत को झूठी साबित कर पाते। अमित शाह का बीजेपी की मीटिंग अयोध्या में करना, रामलला के दर्शन करना, मंदिर वहीं बनाने के संकल्प को दोहराना, और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का ये कहना कि राम मंदिर ही देश में राम राज्य लाने की धुरी है, क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के ठीक पहले बीजेपी भगवान राम के काफ़ी करीब आ गई है, और हो सकता है ये दोहरा भी रही हो, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे, काहे को डरे। मायावती ने एक मुहिम शुरू की है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने की। जाहिर है कि नज़र दिल्ली की कुर्सी पे है, लेकिन कुछ बड़ा मकसद हासिल करने के लिए पुरानी दुश्मनियां तो छोड़नी ही होंगी। मायावती जल्दी में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो दुश्मन को कोई और दोस्त बना लेगा। लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े चुनावी इम्तिहान में उतरने वाले हैं। देखना होगा कि कितना सियासी फ़ायदा इन चीज़ों का उनको मिलता है। मायावती आक्रामक हैं और यही उनका स्टाइल है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जातियों को लेकर चल रहा उनका अभियान कतई बंद नहीं होगा, क्योंकि ये सामाजिक सद्भाव के लिए है, बल्कि इसी आधार पे वो आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी के ऊपर बैन चाहती हैं। अखिलेश सरकार से वो नाराज़ हैं, प्रेसिडेंट्स रूल चाहती हैं यहाँ पे, और कहती हैं जब तक नहीं लगेगा हर मंच पे वो इसकी मांग दोहराती रहेंगी। ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी उनका ख्वाब है। माना जाता है कि ख्वाब मोटे तौर पे 8 तरह के होते हैं, डरावने ख्वाब, सुहाने ख्वाब, बार बार आने वाले ख्वाब वगैरह वगैरह, लेकिन ये 9वें तरह का ख्वाब है जो उधार का ख्वाब है। भले अखिलेश यादव पैसा दे के ख्वाब देखना चाहते हों, लेकिन अफसरों की काबिलियत तो देखिए, 1000 करोड़ का ख्वाब उधार में ही दिखवा दिया है। मायावती और अखिलेश यादव में यही बुनियादी फ़र्क है कि जो मायावती की बदनामी का सबब बनता था वो उसका सिर कलम कर देती थी, लेकिन अखिलेश यादव दूसरों के पाप का घड़ा अक्सर अपने सिर फोड़ते रहते हैं। उनकी सरकार की छिछाले दर की एक बड़ी वजह ये भी है। दयाशंकर सिंह के मामले में बीएसपी के नेताओं ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है,
उनकी पत्नी, उनकी बेटी या उनकी मां के खिलाफ उसको लेकर के बीजेपी जो है एक बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी का महिला विंग आज प्रदर्शन कर रहा है लखनऊ की सड़कों पे। ये जो मुद्दा है इसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है और अपर कास्ट का जो गुस्सा है उसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। मायावती के खिलाफ जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं हजरतगंज चौराहे पे यह हुजूम उसका विरोध करने के लिए जमा हुआ है। चुनाव जो है वो माहौल और परसेप्शन के ऊपर लड़ा जाता है और अगर माहौल के ऊपर ये कहें तो पिछले दिनों जो मायावती का माहौल जो है वो ख़राब हो रहा था, एक बयान से वो दोबारा माहौल बनता नज़र आ रहा है। और सिर्फ दलित ही नहीं, बाकी तमाम लोग, बाकी तमाम समाज के लोग जो पेट्रियार्कल या फ्यूडल सोच के नहीं है, जो महिला विरोधी नहीं है, उन्हें भी ये अल्फाज जो हैं बहुत बुरे लगे हैं और उनकी भी सिंपैथी मायावती के साथ नज़र आ रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि ये सिंपैथी जो है मायावती के लिए चुनाव में किस तरह काम करती है। राहुल गांधी की रैली में भारी बारिश की वजह से सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये कांग्रेस की रैलीज में अभी तक जो हमने देखा है ये सबसे हाईटेक रैली है जिसमें ड्रोन से शूटिंग हो रही है, तमाम क्रेन्स लगी हुई हैं, मल्टी कैम सेटअप पार्टी की तरफ से लगाया गया है और बहुत खूबसूरत इंतजाम किया गया है। लेकिन कुदरत ने इस सारे इंतजाम को फिलहाल खराब कर दिया है। हालांकि लोग हटे नहीं हैं, अभी भी यहाँ पे जमे हुए हैं। कोरोना की दो लहर झेल चुके इस देश में अब तो अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर से ये चेक किया जाता है कि किसको कितनी ऑक्सीजन की कमी है। इसके लिए किसी अस्पताल के सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम को बंद करके ट्रायल करने, मॉक ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक आपराधिक कृत्य है। अगर ये सच है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जाहिर सी बात है कार्रवाई भी होनी चाहिए। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के साथ आने से दोनों का फायदा है। अगर शिवपाल सारी सीटों पे चुनाव लड़ते और थोड़े थोड़े वोट भी काटते तो उन जगहों पे जहां समाजवादी पार्टी कम मार्जिन से चुनाव जीत रही है वहां उनको बड़ा नुकसान हो सकता था। भले उनका प्रभाव क्षेत्र पूरे यूपी में ना हो और बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जो साथ आने का मैसेज है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि राजनीति एक परसेप्शन की लड़ाई भी होती है और इससे ये संदेश जाता है कि यादव परिवार जो है इस जंग में अब एक हो गया है अपने सियासी दुश्मन से लड़ने के लिए। इसके अलावा शिवपाल यादव मुलायम सिंह के समय के नेता हैं। वो जब मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू की उसके कुछ सालों के बाद वो उनके साथ राजनीति में आ गए हैं। उन्होंने वो दौर देखा है जब मुलायम सिंह यादव एक किराए की जीप लेकर के चुनावी सभा करने जाते थे और उनके पास तेल भरवाने का पैसा नहीं होता था। शिवपाल यादव कहते हैं कि हर सभा के बाद चादर बिछा करके चंदा मांगा जाता था ताकि वो गाड़ी में तेल भरवा के आगे का सफर कर सकें, अगली जनसभा में जा सकें। उस दौर के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े संगठन करता हैं और पूरे प्रदेश में पार्टी के हर कार्यकर्ता को वो पहचानते भी हैं। अगर वो साथ आते हैं और मिलकर के रणनीति बनाते हैं, चुनाव मैदान में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका फर्क पड़ेगा। उनके अलग रहने से हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को उतना नुकसान न पहुंचा सकते जितना साथ रहने से वो फायदा कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही दलों का फायदा है। महिला नैरेटिव जो है वो मतलब बड़ा चैलेंज है, वो एक बड़ी बात है। प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है कि कोई दूसरा उससे बड़ी लकीर नहीं खींच सकता है। लेकिन ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो यंग वोटर्स हैं उनके अंदर उसकी बहुत अपील है। जो लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो मोबाइल स्मार्टफोन चला रही हैं, जो स्कूटी लेके खुद मुख्तारी से उनके हाथ में एक स्कूटी के हैंडल है, कहीं जा सकती हैं, कहीं रुक सकती हैं, किसी से बात कर सकती हैं। ये जो खुद मुख्तारी जिनको मिली है, जो आज़ादी पढ़ने लिखने से जिन्होंने हासिल की है, उनमें ये अपील करता है। पिछड़े तबके के मंत्रियों और विधायकों के बीजेपी छोड़ के दल बदल करने का असर जरूर होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का 3 विधायकों के साथ बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी में मौर्य कुशवाहा वोटों के 2 बड़े नेता और दावेदार थे, एक स्वामी प्रसाद मौर्य और एक केशव प्रसाद मौर्य।
स्वामी प्रसाद मौर्य भले मंत्री हों और केशव मौर्य डेप्यूटी सीएम हों, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य केशव मौर्य से बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं। केशव मौर्य वीएचपी में थे और बहुत बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य केशव मौर्य से बहुत पहले से कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और मायावती की सरकार में बीएसपी में बहुत लंबे अरसे तक काम करते रहे हैं। उनकी बेटी भी बीजेपी से एमपी हैं, उनके बेटे भी चुनाव लड़ते हैं, पूरा परिवार राजनीति में है और वो मौर्य वोटों के एक बड़े दावेदार माने जाते हैं। मौर्य कुशवाहा वोट जो है तकरीबन 6% है, जो ईस्टर्न यूपी के कई ज़िले हैं, कुशीनगर है, जौनपुर है, बनारस है, गाजीपुर है, बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें बड़ी तादाद में पाया जाता है। वैसे तो पूरे यूपी में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे है। सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में कुशवाहा वोट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। एटा है, मैनपुरी है, जालौन है, झांसी है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे कुशवाहा वोट पाया जाता है। तो एक तो वोट की राजनीति होती है, वो एक अलग है बात है। उसके अलावा एक परसेप्शन की राजनीति होती है कि इतने बड़े नेता ने पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में चला गया। उसके पहले भी समाजवादी पार्टी में कई अलग अलग छोटे छोटे दलों के साथ उन्होंने इस बार गठबंधन किया है, क्योंकि अखिलेश यादव को शायद ये लगता है कि उन दलों का जो थोड़ा थोड़ा प्रतिशत भी वोट का होगा, अगर अलायंस में उनको हासिल होगा तो उससे उनका जो प्रतिशत है, जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में पिछले चुनाव का गैप है वोटों के प्रतिशत का, वो उसको भरने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो इस तरह से केशव मौर्य का जाना एक बड़ी बात है। और केशव मौर्य नहीं, 3 विधायक और चले गए हैं, वो सारे पिछड़े समाज से और आने वाले लोग हैं, गरीब तबके से आने वाले लोग हैं। ऐसा पता चला है कि बीजेपी के 3 और मंत्री अखिलेश यादव से के टच में हैं, बातचीत कर रहे हैं। मालूम नहीं वो जाएंगे नहीं जाएंगे, बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। बीजेपी के एक हाई प्रोफाइल एमपी के बारे में भी ऐसी खबर है कि वो अखिलेश यादव के टच में हैं और उनकी भी उनसे बातचीत हो रही है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के बारे में ये पता चला है कि वो भी अखिलेश यादव के टच में हैं और उनकी भी उनके साथ बातचीत हो रही है। अब ये सब चुनाव के वक्त राजनीति में ये मोल तोल होता है, कितने लोग आएंगे ये कुछ वक्त के शायद अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें पता चलेगा कि कितने लोग बीजेपी से छोड़ करके आए या कितने लोगों के साथ अखिलेश यादव की क्या बातचीत हो पाई। लेकिन बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वो इतने छोटे नेता होते तो जब वो बीएसपी से बीजेपी में आए थे तो बीजेपी उनको नहीं लेती, उनकी बेटी को टिकट दे करके एमपी नहीं बनवाती। लॉकडाउन ने कारोबार की कमर पहले ही तोड़ दी है। अब अव्यावहारिक बिजली बिल, जीएसटी, किराया और तमाम तरह के नियम कानून उसकी बर्बादी की रही सही कसर भी पूरी कर रहे हैं। अगर व्यापार को बचाना है तो उसकी मुश्किलें दूर करनी होंगी। यूपी में तमाम जगहों पे गंगा बाढ़ की तबाही लाई है। हम उन्नाव के एक गांव में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो नज़र आ रहा इलाका, ये खेत हुआ करते थे कभी और ये खेतों में घर थे जो डूबे हुए हैं। इसके आसपास जहां हम नाव में बैठ के घूम रहे हैं ये खेत हैं, ये सारे खेत डूब गए हैं। गंगा यहाँ से दूर है लेकिन अब इन इलाकों में तबाही ले आई है। यूपी के तमाम ज़िलों में, बलिया में, बुंदेलखंड के चित्रकूट में, बांदा में, ईस्टर्न यूपी के कुछ और ज़िलों में, मिर्ज़ापुर में, इलाहाबाद में, बनारस में गंगा, घाघरा, यमुना ये नदियाँ तबाही ले आई हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर गिर गए हैं। बहुत सारी रेस्क्यू टीम पीएसी की, एनडीआरएफ की लगाई गई हैं जो लोगों को बचाव का कार्य कर रही हैं। गांव के लोगों को कहीं बांधों के ऊपर ले जाके बचाया जा रहा है, मवेशियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल अभी तक तबाही के हिसाब से जो बचाव का काम है वो उतना नहीं हो पा रहा है। गंगा यूपी में बहुत जगह तबाही ले आई है। हम उन्नाव ज़िले के हुसैन नगर करबला इलाके में हैं और ये जो पानी आपको दिख रहा है ये यहाँ खेतों के ऊपर बह रहा है। यहाँ खेत थे और खेतों के अंदर रहने वाले लोगों के मकानात यहाँ पे बने हुए थे। खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, घरों के अंदर पानी आ गए हैं। हमारे साथ, आपका नाम क्या है? शमीम। आपका घर पूरा डूब गया है, किस तरह से रहना होता है? किस तरह से क्या मुसीबतें हो रही हैं? बहुत सी मुसीबतें हो रही हैं। मैं ना सौदा ला सकती,
ना मेरे वहाँ मेहमान आ सकते हैं, ना मैं बीमार दुखी हूँ दवा ला सकती हूँ, ना मैं जा सकती, ना मेरे बच्चे जा सकते। आप कह रही थी कि आपके पति काम करते हैं फैक्ट्री में, कितने बजे जाते हैं? वो सुबह 4 बजे जाते हैं, 4 बजे सुबह जाते हैं, चमड़ा मंडी में मजदूरी करते हैं। नाव का इंतजाम होता है तब? नहीं होता है नाव का इंतजाम, बाढ़ में वो ऐसे पैदल होके जाते हैं, तैर के रात को 10 बजे आते हैं। क्या करें, कोई सहायता नहीं। सरकार ने नाव लगाई तो सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे खत्म हो जाता है। कौन रात को आएगा 10 बजे लेके? भाई मेरे पास तो कोई है नहीं ना। इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज हैं जो तमाम जिलों में, बुंदेलखंड में, तमाम यूपी के, ईस्टर्न यूपी के ज़िले हैं, बलिया में, इलाहाबाद में, तमाम ज़िले ऐसे हैं जो इसी तरह बाढ़ से घिरे हुए उनके घर हैं और इसी तरह की तबाही के शिकार हैं। यूं तो पानी आग बुझाता है, लेकिन इस बार पहाड़ के पानी ने आग लगाई है। सब्जियों के दामों में आग। ये आग नज़र तो नहीं आती, लेकिन जेब में महसूस होती है। सब्ज़ी खाने वाले और सब्ज़ी बेचने वाले दोनों यही कहते हैं कि ऐसी आग तो पहले कभी नहीं लगी थी, इसे बुझने में वक्त लगेगा। पिछले 3 बार से इलाहाबाद हाई कोर्ट कोविड को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बार बार निर्देश दे रहा है। शायद ये सरकार और चुनाव आयोग दोनों के लिए ही अच्छी अलामत नहीं है। लखनऊ के कोविड अस्पतालों में से एक ये चरक अस्पताल है। ये पुराने लखनऊ का बहुत मशहूर अस्पताल है और घनी बस्तियों से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। इस अस्पताल को जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसकी आधी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। अस्पताल के लोगों को हमने खुद ऑक्सीजन के प्लांट पे घंटों घंटों पूरी रात खड़े हुए देखा है। ऐसी हालत में तमाम अस्पताल मरीज़ों से ये विनती कर रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनको बचाना मुश्किल होगा, वो अपने मरीज़ों को किसी और बेहतर जगह ले जा सकते हैं। लखनऊ के तमाम अस्पतालों की यही हालत है कि कोविड के मरीज़ वहाँ पे भर्ती हैं, उनको ऑक्सीजन की जो सप्लाई चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से बहुत जगह पे मरीज़ों का निधन हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स पे ऑक्सीजन सिर्फ अस्पतालों को दी जा रही है, तो जो घर पे ऑक्सीजन लेने वाले हैं उनको ज़्यादातर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और बहुत सारे लोगों की घरों पे मौत हो जा रही है ऑक्सीजन के अभाव में। तो पूरे शहर में ऑक्सीजन की बेइंतहा कमी है, मारामारी है। लोग सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, जिनके पास हैं उनको नहीं मिल रहा है और जिनके पास नहीं है उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। और सिर्फ लखनऊ नहीं, लखनऊ के आसपास के ज़िलों के लोग यहाँ आ रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट्स पे खड़े हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं की जाती है तब तक ना तो घर पे मरीज़ बचाए जा सकेंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा परेशानी है और ना ही अस्पतालों में। एक पुराना शेर है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। लेकिन आज के दौर में ये उलट गया है, जीने पे जिनके पास बैठते थे, मरने के बाद उनकी अर्थी को 4 लोगों का कंधा नहीं मिल रहा है, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं नसीब हो रही हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है। रवायत तो यही रही है कि ज़िंदगी में जिनसे रिश्ते ख़राब भी रहे हों, मरने के बाद उनकी भी मिट्टी में शरीक होते हैं। किसी ने लिखा है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। लेकिन कोरोना से मौत के खौफ ने बलरामपुर में इनसे ये सब करवा दिया है। कोरोना ने दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया है, इंसानियत भी उसका शिकार हुई है। लगातार 4 महीने से बढ़ती थोक महंगाई दर की तेजी दिसंबर 2021 में थोड़ी थमी है, लेकिन दिसंबर 2020 की तुलना में ये काफी ज्यादा है। दिसंबर 2021 में थोक महंगाई दर 13.56% रही। दिसंबर 2020 में थोक महंगाई दर 1.95% थी। नवंबर 2021 में थोक महंगाई दर 14.23% थी। पिछले 9 महीनों से दोहरे अंकों में थोक महंगाई दर चल रही है। खनिज तेल, बेसिक मेटल्स की कीमतों में तेजी का यह असर बताया जा रहा है।
कच्चे तेल केमिकल्स की कीमतों में तेजी का भी असर है।